आ गए सब। अब हम 1 घंटे के अंदर पूरा आरटीपी खत्म करने वाले हैं। क्या सर आप 1 घंटे में खत्म करने वाले हैं? यस यस, क्या सर सही में? यस बेटा आपने सही सुना। जल्दी आओ, बढ़िया से 1 घंटे में सारा आरटीपी कवर कर लेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग आ गए हैं। लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट। मजे आएंगे, मजे मजे। आज ना मजे आएंगे, क्योंकि सर 1 घंटे में ना, हमने तो सोचे नहीं था आरटीपी हम करने वाले हैं, तो 1 घंटे में पूरा कवर कर लूंगा। बस अपन कुल मिला के 40 सेकंड रुकेंगे और गिन लो, 40 सेकंड और रुकेंगे और फिर जल्दी से चालू कर देंगे, क्योंकि 40 सेकंड में आपके कुछ दोस्त है जो आ जाएंगे, ठीक है? तो उनके लिए अपन वेट कर रहे हैं। तो आपके दोस्तों के लिए वेट कर रहे हैं अपन, 40 सेकंड उनको है, वो आ जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करें ताकि सबका फायदा हो, सिर्फ आपका फायदा ना हो। 40 सेकंड आप अफोर्ड कर सकते हो बाकी आपके साथ वालों के लिए? ये सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कैसे हो आप लोग, कैसी चल रही पढ़ाई? और मैं आज बता दूं, आज अपने को बहुत मजा आने वाला है। सर डीटी आपके भरोसे से करके जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खुद के भरोसे पे जाओ, मेरे भरोसे मत जाओ, फोड़ दोगे, ठीक है? खुद पे भरोसा करो, मेरा तो क्या है, ठीक है? चलो आपके दोस्त लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जल्दी से लाइक लाइक कर दो, लाइक लाइक कर दो, फट 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 लाइक कर दो। आई ट्राई टू यूज मैक्सिमम इंग्लिश, इंग्लिश प्लस हिंदी। ठीक है 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 भाई, ठीक है। ओके 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 ओके, लेट्स डू इट। ठीक है, चलो। सर तो आरटीपी में 2 सेक्शन है, फर्स्ट एमसीक्यू, सेकंड है डिस्क्रिप्टिव। सर आप दोनों करने वाले हैं? यस, एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव दोनों करने वाले हैं अपन, ठीक है? यू आर वेरी स्मार्ट, थैंक यू सो मच। आप लोग को भी स्मार्ट बनना है, क्योंकि अपन करते हैं स्मार्ट रिवीजन, तो स्मार्ट रिवीजन आप भी करोगे, आप भी स्मार्ट बन जाओगे एकदम। डाउट बेटा 1 घंटे में कैसे लूंगा सर, डाउट भी लेना बोल रहे हो? क्या मतलब भाई, 1 घंटे में डाउट भी कैसे करेंगे? चलो 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 स्टार्ट कर रहे हैं। अब कोई बातें नहीं, अब सिर्फ होगी सिर्फ पढ़ाई 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 बस। फर्स्ट, मिस्टर हर्षित। मिस्टर हर्षित क्या बोल रहे हैं? रेसिडेंट इंडियन है, ओके। रिटेल बिजनेस में मुंबई में, टर्नओवर उनका 19-20 का 8 करोड़ है, ओके सर। ही रेगुलरली परचेस गुड्स फ्रॉम अनदर रेसिडेंट मिस्टर प्रणव। मिस्टर प्रणव से उन लोग ना परचेस करते हैं गुड्स, ओके सर, ओके। एग्रीगेट पेमेंट जो मेड करते हैं उनको साल भर में 80 लाख रुपए, कितना? 80 लाख। ध्यान रखना, जो जो वर्ड्स बोल रहा हूं मैं, जो बोल ध्यान रखने बोल रहा हूं ध्यान रखना। 80 लाख रुपए का पेमेंट करते हैं, 80 लाख रुपए का, ठीक है? और मिस्टर प्रणव का टर्नओवर कितना था? 11 करोड़, 11 करोड़, 11 करोड़ था, 11 करोड़। 80 लाख का टर्नओवर, 11 करोड़ का, नहीं 11 करोड़ का टर्नओवर और 80 लाख का पेमेंट, दोनों वर्ड्स याद रखना बस, ठीक है? मिस्टर प्रणव पेड 5 लाख टू थॉमस कुक फॉर हॉलीडे टूर पैकेज। हॉलीडे के लिए पैकेज के लिए किया है, हॉलीडे हॉलीडे हॉलीडे, ठीक है सर? टीसीएस टीसीएस ध्यान आ रहा है सर, टीसीएस आने वाला है, यस 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 यस, ठीक है। फॉर अ वीक विथ हिज फैमिली कंप्राइजिंग ऑफ हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, बीइंग ट्विंस, जो भी है, क्या फर्क पड़ता है अपने को, बच्चे मन के सच्चे। ही ऑल्सो टुक एजुकेशन लोन ऑफ 15 लाख, ठीक है? 15 लाख का लोन लिया उन्होंने, एजुकेशन लोन। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। बेटे को बाहर बेचा, बाहर पढ़ने बेचा, और रेमिट किया यूएसए में अमाउंट पूरा 15 लाख रुपए, ठीक है? अपनी बेटी का भी उन्होंने एमबीए कराया यूएसए से, दूसरी यूनिवर्सिटी से, एंड 12 लाख दिया उनको अपनी खुद की सेविंग से। अब मैं क्वेश्चन पूरा पूरा एकदम से पढ़ रहा हूं, आपको मतलब समझाते जा रहा हूं साथ साथ में। उन्होंने आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग्स क्या किया? उन्होंने 12 लाख रेमिट कर दिया। 15 लाख कहां से किया? लोन लेके किया। और 12 लाख कैसे किया? पर्सनल सेविंग से किया, ठीक है? मिस्टर प्रणव ऑल्सो रेमिटेड 6 lakhs आउट ऑफ हिज पर्सनल सेविंग्स अंडर एलआरएस थ्रू बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच एज अ गिफ्ट टू सिस्टर। अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया 6 लाख रुपए, वाह वाह वाह। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्वेश्चन, आर प्रोविजंस ऑफ टीडीएस टीसीएस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अट्रैक्टेड इन द रिस्पेक्ट ऑफ परचेज सेल ट्रांजैक्शन बिटवीन मिस्टर हर्षित एंड मिस्टर प्रणव? सर परचेज सेल में टीडीएस टीसीएस लग रहा है क्या सर, बताओ? परचेज सेल में टीसीएस लग रहा है क्या? यस सर। कब लग रहा है? 206C, 206C। 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, एंड पेमेंट 50 लाख के ऊपर है। 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है जिस बंदे का, है ना? 10 करोड़ का टर्नओवर, 11 करोड़, मोर देन 10 करोड़ टर्नओवर है, एंड पेमेंट कितना हुआ? 80 लाख। 50 लाख के ऊपर, तो 50 लाख के ऊपर जितना अमाउंट है उस पर क्या करना पड़ेगा सर? टीसीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कितना सर? 0.1%। बट सर 0.1% तो करते हैं हम, बट ये कौन से पीरियड में है? ये कौन से पीरियड में है सर? ये है ना, ये कोविड वाले पीरियड में है। तो सर कोविड वाले पीरियड में तो क्या, इसका मतलब क्या होगा बेटा? 0.75% कटेगा, 75%, 0.075% आपका आएगा आंसर। देखो आंसर, देखो देखो कितने पे काटना पड़ेगा? 50 लाख के ऊपर, 50 लाख के ऊपर कितने पे? 30 लाख, ठीक है? 30 लाख पे काटना पड़ेगा कितना? 0.075%,
ठीक है। सेकंड, इन केस ऑफ फेलियर टू फर्निश पैन, अब टीसीएस में अगर पैन का फेलियर होता है, पैन फर्निश करने का फेलियर होता है टीसीएस में, अगर टीसीएस में पैन फर्निश करने का फेलियर होता है तो कितना रेट लगता है? नॉर्मली 5% लगता है। नॉर्मली कितना लगता है सर? 5%। बट यहां पे सेक्शन कौन सा है? यहां पे सेक्शन है 206C। इस केस में कितना लगता है सर? 1% इन केस ऑफ नो पैन। इन केस ऑफ नो पैन यहां पे लगता है 1% सर। ओके, 206C में, ठीक है, 1% आंसर। ठीक है, थोड़ा सा अपन जल्दी चलेंगे क्योंकि 1 घंटे में कंप्लीट करना है, बट पॉइंट में कोई भी नहीं छोड़ूंगा, पूरे पॉइंट कवर करूंगा। थर्ड पॉइंट, इज थॉमस कुक, तुम ध्यान एकदम पूरा रखो इधर ही, मैं जो बोल रहा हूँ सुनते जाओ चुपचाप, ठीक है। इज मिस्टर थॉमस कुक रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन रिसीट ऑफ 5 लाख फ्रॉम मिस्टर प्रणव फॉर हॉलिडे टूर पैकेज? यस सर, हॉलिडे टूर पे तो लगता है। कहां लगता है? देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, इन केस ऑफ सेल ऑफ एन ओवरसीज टूर, देखो बाहर का टूर है, ठीक है, उस पर कितना लगता है? प्रोग्राम पैकेज, इफ सेलर रिसीव्स ओनली एनी अमाउंट, बायर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस 5%। 5% बायर को 5% टीसीएस काटना पड़ता है। काय में? सेल ऑफ हॉलिडे टूर पैकेज पे। सेल ऑफ हॉलिडे टूर पैकेज पे 5% काटना पड़ता है। तो क्या इस पे लगना चाहिए? यस सर लगना चाहिए। यस सर लगना चाहिए। जोर से बोलो यस सर। जोर से बोलो यस सर लगना चाहिए। जल्दी बोलो, हॉलिडे टूर पैकेज लगना चाहिए। यस बोलो जल्दी जल्दी बच्चों, यस बोलो जल्दी से, यस बोलो, लगना चाहिए यस। सब गधे हो, सब गधे हो, यस लिख के जा रहे हो, यस लिख के जा रहे हो, ठीक है। वो कब से आया बेटा? वो सेक्शन कब से आया है? वो सेक्शन आया है विद इफेक्ट फ्रॉम, विद इफेक्ट फ्रॉम कब आया है? कब आया बताओ, किसी को पता है यहाँ पे? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2020। और इनने पेमेंट कब किया है? 1/9/2020। आपको ये डेट्स भी देखना पड़ता है क्वेश्चन में। अपन क्वेश्चन में डेट वेट नहीं पढ़ते हैं, अपन होशियार लोग हैं ना, डेट नहीं पढ़ते अपन। तो 1/10/2020 से वो सेक्शन इफेक्टिव हुआ है, वो अमेंडमेंट आया है, वो इफेक्टिव हुआ है 1/10/2020, 1/10/2020 मतलब 1 अक्टूबर। और ये कब पेमेंट किया इनने? ये किया है 1/9/2020। तो यहाँ पे वो सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है, यहाँ वो सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है सर। मतलब उसको काटना पड़ेगा टीसीएस? नो, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीसीएस। थर्ड पॉइंट, टीसीएस प्रोविजंस आर नॉट अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। क्या बात है, वाह वाह, जोर से बोलो यस सर, वाह वाह। फोर्थ, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर प्रणव इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस ऑफ अमाउंट्स ओवरसीज फॉर हिज सन्स एंड डॉटर्स एजुकेशन? अब दो बात बोली गई यहाँ पे, जो बच्चे का, लड़के का एजुकेशन था उसके लिए उन्होंने लोन लिया 80E में, ठीक है, जो 80 वाला लोन है उन्होंने वो लिया है। बच्चे के एजुकेशन के लिए, क्वेश्चन में पढ़ो एक बार, बच्चे के एजुकेशन के लिए उन्होंने लोन लिया है, एजुकेशन लोन 15 लाख का। बट बच्ची को जो भेजा है ना, बेटी को, बेटी को बहुत प्यार करते हैं घर वाले, पापा लोग, वो क्या करते हैं, उनने आउट ऑफ पर्सनल सेविंग भेजा है। बेटे ने लोन ले लिया, बेटा तू खुद चुकाना, पर बच्ची को क्या किया, इसने पर्सनल सेविंग में भेजा है। बट इनकम टैक्स वालों ने बोला बेटा, इनकम टैक्स वाले बच्चों की तरफ, मतलब बेटों की तरफ थोड़े से अच्छे हैं। उनने क्या बोला कि अगर लोन लेके आपने रेमिट किया है, अगर लोन लेके रेमिट किया है, उस केस में टीसीएस रेट कितना रहता है? टीसीएस रेट 0.5%। नॉर्मली कितना रहता है? 5%। बट अगर लोन लिया है तो 0.5%। मैंने यहाँ पे प्रोविजन लिख के दिया आपको, देखो, ठीक है। इन केस ऑफ ऑथराइज्ड डीलर हु रिसीव्स एन अमाउंट ऑफ मोर देन 7 लाख, अगर 7 लाख के ऊपर आप रेमिट करते हो, 7 लाख के ऊपर, तो जो रेमिट कर रहा है अमाउंट आउट ऑफ इंडिया अंडर एलआरएस, उसको 5% टीसीएस काटना पड़ता है इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। 7 लाख के ऊपर जो अमाउंट जाता है उस पे 5% टीसीएस काटना पड़ता है। बट नोट 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 नोट, इफ रेमिटेड अमाउंट इज आउट ऑफ एजुकेशनल लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन टीसीएस रेट शैल बी 0.5% इंस्टेड ऑफ 5%। मतलब अगर लोन लेके आपने अमाउंट रेमिट किया है तो 5% की जगह 0.5% हो जाएगा। सिंपल सर, आंसर इज, जो बेटे को किया है ना उस पे कितना है? बेटे को 8 लाख पे 0.5%, 8 लाख है सर, 15 लाख किया था, 7 लाख के ऊपर एक्सेस में चलता है, तो 7 लाख तक चलता है, 15 लाख माइनस 7 लाख, 8 लाख, 8 लाख पे 0.5%, और बच्ची का 5 लाख पे 5% पूरा, क्योंकि 12 लाख था, तो 12 लाख में 5 लाख पे 5% पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, आर टीसीएस प्रोविजन अट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंस ऑफ गिफ्ट टू सिस्टर? जो बहना को गिफ्ट किया उसने, जो बहना को गिफ्ट किया उस पे अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा मिस्टर प्रणव को, ठीक है, यस करना पड़ेगा। कितना सर, कितना किया उसने? 6 लाख का किया है, उस पे 5% 30,000 करना पड़ेगा। क्यों सर? आप बोलोगे सर 7 लाख के ऊपर नहीं है, बट आप देखो एग्रीगेट में 7 लाख के ऊपर है, एग्रीगेट में 7 लाख के ऊपर है, इसलिए इस पर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। ओके दैट्स इट, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सर खत्म हो गया? यस, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म।
इतना ही था फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट केस सिनेरियो में। एग्जाम में पहले केस सिनेरियो मत करना, पहले आप जाके डिस्क्रिप्टिव करना, ठीक है। पसंद आया होगा तो लाइक ठोक दो, काली ठोक दो, ठीक है। केस सिनेरियो सेकंड करते जब तक अपन। केस सिनेरियो 2 देखो अब ध्यान से। ए लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी विच हैज इन्वेस्टेड इन शेयर्स। और बेटा इधर उधर मत देखना, सिर्फ मेरी तरफ देखना, क्योंकि अपन बहुत फास्ट फूड में चल रहे हैं। अगर आप इधर उधर देखोगे, कुछ सोचोगे तो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले से बोल रहा हूँ स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे में खत्म करना है। 3 घंटे की आरटीपी अपन 1 घंटे में कर रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा बेटा, मतलब स्पीड तो करना पड़ेगा ना। ए लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी which has invested in shares of other Indian company and foreign companies. During the PY 2021, A Limited received dividend from these companies as follows. देखो, बी लिमिटेड इंडियन कंपनी से कितना मिला है? 2 लाख मिला है। एक फॉरेन कंपनी से 4 लाख, फॉरेन कंपनी से 6 लाख, ई लिमिटेड इंडियन कंपनी से 3 लाख 20 हजार। ओल्ड न्यूज सब देख सकते हैं बेटा इसको, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ बेटा, अब देखो यहाँ पे जो डील इंक है फॉरेन कंपनी, उसमें कितना होल्ड कर रहा है? 30%, मतलब क्या? 115 बीबीडी, 26% से ऊपर होल्ड कर रहा है ना, तो क्या लगेगा? 115 बीबीडी सेक्शन, उस पर रेट कितना लगता है सर? 15%। टैक्स कितना लगता है? 15% इन द हैंड्स ऑफ इंडियन कंपनी। 115 बीबीडी में रेट कितना लगता है? 15% इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, इंडियन कंपनी, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट। ए लिमिटेड declared and distributed dividend of 6 lakh in financial 1920 in June 20 and dividend of 7 lakh for financial 2021 in July 21, ठीक है। Mr. Akash and Mr. Arav are two brothers who have invested in shares of A Limited. Both of them were born in India. Their parents and grandparents were also born in India. समझ रहे हो? रेफरेंस समझ रहे हो? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया ना। मिस्टर आकाश इज एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इन हैदराबाद। ही इज एम्प्लॉयड विद लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट अ सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ, मतलब 12 लाख पर ईयर, ठीक है। हिज ब्रदर, मतलब इसको इनकम इसकी निकालनी पड़ेगी आगे चल के अपने को। हिज ब्रदर मिस्टर आरव, ये सेटल्ड है बाहर की कंट्री में, कंट्री बाय में, सिंस द ईयर 2010। ही इज सिटीजन ऑफ कंट्री बाय एंड इज अ पार्टनर विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म इन कंट्री बाय। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कंट्री बाय is 1,20,000 CYD, which was credited to his bank account in country by. The value of 1 CYD may be taken as 25. He is not subject to income tax in country by, ठीक है, since the share of profits of firm is exempt in the hands of partners in country by. Mr. Arab visits India for 4 months in continuation every year. हर साल 4 महीने आता है, मतलब 120 दिन के ऊपर आता है हर साल ये 120 दिन के ऊपर आता है। He earns interest of 14 lakhs from fixed deposit with Banks of India, ठीक है। सबसे पहली बात, ये तो है एनआर। नहीं सर, इसमें 2 कंडीशन देखते हैं। क्या 2 कंडीशन? एक तो सर वो 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में नहीं रहा है तो वो एनआर होता है। दूसरी कंडीशन, अगर सर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन है एंड वो पिछले 4 साल में 365 डेज के ऊपर रहा है एंड इस साल में 120 डेज के ऊपर रहा है, उस केस में भी उसको रेसिडेंट मानते हैं। सर तो ये तो रेसिडेंट हो गया, क्योंकि इस साल ये 120 डेज के ऊपर रहा है, हर साल 4 महीने रहता है, और पिछले 4 साल में 365 डेज के ऊपर रहा है। तो बेटा वो कंडीशन कब लगती है? वो जो 120 डेज वाली नया अमेंडमेंट आया है, वो कंडीशन कब लगती है? जब 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 वो बंदे की इंडियन सोर्स से इनकम 14 लाख के 15 लाख के ऊपर होनी चाहिए। उसकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख के ऊपर होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर 15 लाख के ऊपर तो है, 14 लाख प्लस दोनों डिविडेंड, 14 लाख प्लस दोनों डिविडेंड। बट बेटा उसको जो ये 90,000 डिविडेंड मिलेगा ना, उसी को कंसिडर करेंगे इस साल। ये तो अगले साल का डिविडेंड है, ये तो अगले साल का है। सिर्फ ये वाला डिविडेंड कंसिडर करेंगे 90,000, तो उसकी इनकम कितनी होगी? 14,90,000, विच इज लेस देन 15 लाख। मतलब क्या? अगर 15 लाख से कम इनकम है तो उसपे वो जो नया अमेंडमेंट आया है 120 डेज वाला, क्या वो एप्लीकेबल होगा? नहीं सर, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब वो बंदा आरब जो हो गया, वो क्या हो गया? एनआर हो गया। वो क्या हो गया? एनआर। राइट 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 राइट। ओके सर। सर इतना फास्ट कैसे करेंगे सर? कोई बात नहीं बेटा, सब हो जाएगा, ठीक है। What is the amount of dividend income includable in the gross total of A Limited for the AY 21-22 under the provisions of Income Tax Act? तो अपने को डिविडेंड इनकम निकालनी ए लिमिटेड की। ए लिमिटेड को डिविडेंड इनकम हुई देखो इतना, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 3 लाख 20 हजार। इसको आप टोटल करोगे तो आएगा 15 लाख 20 हजार। ये टोटल डिविडेंड आएगा 15 लाख 20 हजार। अब इसमें एक्सपेंस अलाउ करेंगे अपन। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हैपन अप टू 20%, अगर 20% तक जो भी रहेगा, विच एवरेज लोअर अलाउड रहता है, तो इसका 20% 40,000, इसका 20% 80,000, इसका 20% 1,20,000 और इसका 20% 64,000।
अब सर ये पूरा एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे, ये पूरी इनकम डिविडेंड की ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। राइट 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 राइट, जोर से बोलो यस सर। क्या करेंगे, डिविडेंड लेंगे, उसमें एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। यस बोलो, यस बोलो, यस बोलो, बोलो बोलो बोलो। नहीं बोलोगे क्यों? क्योंकि बेटा जो 115 बीबीडी है उसके केस में कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं रहता। 115 बीबीडी की जो इनकम होती है डिविडेंड की, उसके केस में कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होता। 115 बीबीडी के केस में कोई भी एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड। तो सर एक्सपेंडिचर सिर्फ ये तीनों अलाउड रहेंगे और इनकम में चारों ऐड होंगे। तो क्या हो गया बेटा, देखो एक बार, इनकम आपकी आ गई 15,20,000, पर एक्सपेंस 3 अलाउड रहेंगे सिर्फ, 184, 1336 इज आंसर। ठीक है। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 80M टू ए लिमिटेड फॉर ए बाय 2122? ए बाय 2122 मतलब क्या? 80M का डिडक्शन कितना मिलेगा? अब मेरे को बताओ 80M का कितना मिलता है डिडक्शन, कितना मिलता है 80M का? बताओ 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 जल्दी बताओ सर। डिविडेंड पेड और डिविडेंड रिसीव व्हिचएवर इज लोअर। सर डिविडेंड पे कितना हुआ है? डिविडेंड रिसीव तो 15,20,000 हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं डिविडेंड पेड। डिविडेंड पे सर सिर्फ 6 लाख रुपए हुआ है, ठीक है, जून में। तो सिर्फ ये लेंगे क्या? कौन सा लेंगे? सर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों लेंगे। क्यों दोनों लेंगे? क्योंकि ये है कंपनी, ए लिमिटेड क्या है? कंपनी, और उसने डिविडेंड पे कब की है? जुलाई 21 में। मतलब इसका जो रिटर्न फाइलिंग का डेट है वो है 30 सितंबर। तो इसने ड्यू डेट तक जितना भी डिविडेंड पे किया है दोनों लेंगे। मतलब 6 लाख तो लेंगे ही लेंगे, प्लस 7 लाख भी लेंगे सर। 6 लाख प्लस 7 लाख, तो डिविडेंड पेड कितना हो गया? 13 लाख। डिविडेंड रिसीव कितना हो गया सर? 15,20,000 का डिविडेंड रिसीव कर लिया आपने। तो लोअर कौन सा है? 13 लाख, तो वो आपको अलाउड रहेगा। राइट 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 राइट, यस। 15 लाख 20,000 and 13 lakh, whichever is lower, that is 13 lakh allowed. Yes, okay. Next, 8th question. What is the tax liability rounded off of Mr. Akash for A by 2122 under the provisions of Income Tax Act if he wishes to make maximum tax saving? Ignore TDS. मतलब क्या? वो बंदे का अपने को इनकम निकालना है। अब ये जो मिस्टर आकाश बंदा है वो टेक्सटाइल, लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी में काम करता है 1 लाख पर मंथ पे। मतलब उसकी टैक्स सैलरी कितनी होगी? 12 लाख रुपए। उसके अलावा उसको डिविडेंड कितना मिला है सर? उसको 60,000 और 70,000, 1,30,000 डिविडेंड मिला है ना? तो सर हम दोनों ले लेंगे, ले लेंगे दोनों ना, ले लेंगे ना, ले लेंगे ना, है ना, है ना, है ना? नहीं बेटा, कौन सा लेंगे? सिर्फ लेंगे 60,000 वाला। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ऐसा क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि अपन जो डिविडेंड कंपनी के लिए देख रहे हैं वो ड्यू डेट के पहले वाला जो पे किया वो देख रहे हैं, पर इंडिविजुअल को जो साल का मिला वही देखेंगे ना। इंडिविजुअल का तो 1 साल का लेंगे, इंडिविजुअल को जो पर्सनल डिविडेंड मिल रहा है वो दोनों साल का 1 साल में टैक्सेबल थोड़ी करेंगे, वो रिस्पेक्टिव ईयर में ही टैक्सेबल करेंगे। जो इंडिविजुअल को डिविडेंड मिल रहा है वो उसके लिए रिस्पेक्टिव ईयर में टैक्सेबल करेंगे। इस साल का इस साल में, इस साल का इस साल में। कंपनी ने दोनों डिविडेंड ड्यू डेट के पहले पे कर दिया तो उसको एटीएम डिडक्शन दोनों का एक ही साल मिल जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना आप? देखो 60,000 इस साल का सिर्फ मिलेगा, 60,000 मिलेगा सिर्फ, ये वाला नहीं मिलेगा, सिर्फ 60,000 मिलेगा उसको जो इस साल में मिला है उसको। राइट, वैसे ही इसको भी सिर्फ 90,000 मिलेगा जो इस साल में मिला है। ये 1,05,000 नहीं मिलेगा, ये तो ईयर के बाद मिला है। ठीक है, तो एमसीक्यू बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो एमसीक्यू में ऐसे परेशान करने वाला केस सिनेरियो में तो बेटा पहले आप ना डिस्क्रिप्टिव आंसर ही करना, डेंजरस है एकदम। ओके ओके ओके, ठीक है। अब ये क्या होगा इसमें, देखो अब इसमें बोल रहा है मैक्सिमम टैक्स सेविंग करना है, तो मैक्सिमम टैक्स सेविंग के लिए क्या करना पड़ेगा सर? मैक्सिमम टैक्स सेविंग के लिए अपन लगाएंगे 115 बीएसी, अपन आए 115 बीएसी। अब यहाँ पे अगर आप उसकी टैक्स जो सैलरी इनकम है ना उस पर दोनों लगाओगे 115 बीएसी और नॉर्मल रेट्स, तो मैंने कैलकुलेट किया तो 115 बीएसी में कम आएगा। 115 बीएसी आप लगाओगे तो 129,584 आएगा, और नॉर्मल में लगाओगे तो 178,776 आएगा। तो इसलिए अपन को देखो दोनों आंसर दिया आपको, तो आपको अगर उसको मैक्सिमम टैक्स सेविंग करना है तो उसको अपने दोनों चेक करना पड़ेगा। पेपर में देखो आपको कितना लेंथी हो गया ये चीज, पेपर में आपसे दोनों चीज पूछेगा, नॉर्मल भी 115 बीएसी भी, तो आप वहां बैठ के दोनों कैलकुलेट करोगे, ये दोनों कैलकुलेट करोगे पहले इसमें इनकम 115 बीएसी में, फिर नॉर्मल इनकम। अब 115 बीएसी में अपन इनकम कैलकुलेट किए तो 12 लाख पे 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड नहीं किए। इसमें आप नॉर्मल करोगे
तो अब क्या करोगे, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करोगे, तो यहाँ 1150 आ जाएगी और बाकी दोनों सेम रहेगा 60,000, उस पर 20% आपका एक्सपेंडिचर का डिडक्शन, तो 12,48,000 ये आपकी इनकम आएगी। इस पर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 129,584, और नॉर्मली कितना रहता है, नॉर्मल रहता है वन, नॉर्मल अगर करोगे आप तो 11.5 लाख, और ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, दोनों के लिए कितना, दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 11,50,000 और ये दोनों अमाउंट सेम रहेगा, बाकी डिविडेंड का सेम अमाउंट रहेगा, तो उसमें टैक्स आएगा 178,776। तो आपका आंसर क्या करना है, ये वाला, क्योंकि उसको मैक्सिमम टैक्स सेविंग करना है। ठीक है, अब व्हाट इज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आरव। अब अपन ने देखा मिस्टर आरव का रेसिडेंशियल स्टेटस, मैं समझा दिया पहले, वो क्या होगा, वो होगा एनआर। क्यों सर, क्योंकि उस पे जो 120 डेज वाला अमेंडमेंट आया ना, वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। 120 डेज वाला जो अमेंडमेंट है वो उस पर एप्लीकेबल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी इनकम 15 लाख से कम है, क्योंकि उसके इनकम 15 लाख से कम है, तो 120 डेज वाला जो अमेंडमेंट है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा सर, इसलिए वो एनआर ही होगा। 180 डेज से कम रहा है वो, तो एनआर होगा, राइट। ठीक है, अब अपने को मिस्टर आरएफ की टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो इस पे भी अगर अपन 115 बीएससी लगाओगे तो ही कम आएगा, नॉर्मल लगाओ ज्यादा आएगा। तो 115 बीएससी में 187,720 आंसर आ रहा है। अब आप बोलोगे सर टैक्स कैलकुलेट करके दिखाओ, तो बेटा लास्ट डे पे वो हम चीज नहीं करके दिखा सकते, आपको टैक्स कैलकुलेट करते आना चाहिए, 115 बीएससी पे भी नॉर्मल पे भी। 115 बीएससी अगर नहीं समझ में आता है, उसको रेट्स याद नहीं होते हैं, तो उसके लिए मेरा लेक्चर है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे, जाकर देख लो। ठीक है, यहाँ पे आपके 10 के सिनेरियो खत्म हो गए। अब सर यहाँ पे पूछा है 11th क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 द फॉलोइंग इनकम अक्रूजेस और अराइजेस टू अ स्पेसिफाइड फंड। अब सर यहाँ पे इतना गंदा गंदा पूछा है ना आरटीपी में, मतलब बच्चे वैसे डर जाएं। आरटीपी में इन्हें पूछ लिया स्पेसिफाइड फंड के बारे में, तो सर स्पेसिफाइड फंड तो याद रहता ही नहीं हमको, तो बेटा कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। स्पेसिफाइड फंड की 4 इनकम एग्जाम्प्ट रहती है, कौन सी देखो, कैपिटल गेन ऑन एसेट्स ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 47(7)(b ऑन recognized stock exchange located in IFSC. Consideration should be received in foreign exchange, recognized foreign exchange। देखो, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ आरडीबी, ठीक है, ऑफ एनटीपीसी एंड इंडियन कंपनी, और ये हुआ है यूएस डॉलर्स में और आईएफएससी में हुआ है, गिफ्ट सिटी में। तो क्या ये एग्जाम्प्ट रहेगा, यस सर ये एग्जाम्प्ट रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें 5 इनकम दिया आपको, उसमें पूछा है कौन सा एग्जाम्प्ट रहेगा। इसमें 5 इनकम दिए, सब 10 नहीं, 5 इनकम दी है, उसमें पूछा कौन सा एग्जाम्प्ट रहेगा। तो पहला है आरडीबी वाला, आपने अगर आरडीबी ट्रांसफर किए तो वो एग्जाम्प्ट रहता है क्या, यस सर ये उसका प्रोविजन है, यस सर वो एग्जाम्प्ट रहता है। ठीक है, सेकंड, सीजी ऑन सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, मतलब आप कोई भी सिक्योरिटीज ट्रांसफर करता है अगर स्पेसिफाइड फंड, तो 1040 में एग्जाम्प्ट रहता है, अदर देन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। अगर शेयर ऑफ इंडियन कंपनी ट्रांसफर किया एंड उस पे कैपिटल गेन लगा, अगर शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी ट्रांसफर किया, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी ट्रांसफर किया एंड उस पे अगर कैपिटल गेन लगा, तो वो टैक्सेबल है। देखो, कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ऑफ अमीनो लिमिटेड, ये क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा सर। बाकी कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स एग्जाम्प्ट, यहीं पे लिखा है, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज एग्जाम्प्ट। थर्ड, income from securities issued by NR not being PE of NR and it does not accrue in India, तो ये क्या रहती है, एग्जाम्प्ट रहती है। देखो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बाय PQR Inc NR कंपनी, ठीक है, अ कंट्री P कंपनी whose poem is outside India, NR है, ठीक है, assume that such income does not otherwise accrue in India, तो क्या रहता है सर, ये एग्जाम्प्ट रहता है 1040 में, तो क्या ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, यस सर। और लास्ट है इनकम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट एट्रीब्यूटेबल टू पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, तो क्या एग्जाम्प्ट हो जाएगा, यस सर, चारों एग्जाम्प्ट है, सिर्फ एक टैक्सेबल है, कौन सा, कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एमएनओ लिमिटेड इन इंडियन कंपनी, तो शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी टैक्सेबल रहता है, बाकी सब एग्जाम्प्ट रहता है इसमें। ठीक है, समझ में आया, चारों मैंने ऊपर लिख दिए हैं। अब सर ये याद है तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन मैं चाहता हूं भगवान करे पेपर में ना पूछे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग द PY 2021 हेल्पेज अ चैरिटेबल ट्रस्ट मेड voluntary contributions not being corpus donations to another charitable trust registered under section 12AA out of its current year income derived from property held under trust,
ठीक है, ये प्रोविजन पढ़ा भी नहीं होगा आपने, आई नो ये प्रोविजन पढ़ा भी नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे याद करा दिया। और ये फाइल अपलोडेड है अनअकैडमी पे, ऐप पे, यहीं पे नीचे डाउनलोड कर सकते हो आप, तो डाउनलोड करके वो पढ़ लेना प्रोविजन। ठीक है, थक गया मैं पढ़ाते पढ़ाते, थक गया मतलब बहुत चिल्ला रहा हूँ ना मैं। ठीक है, तो अनादर चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA आउट ऑफ इट्स करंट ईयर इनकम ड्राइव्ड। ठीक है, दूसरे इसको दिया चलता है कंट्रीब्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन 1023C, ठीक है, इनको भी दिया चलता है। थर्ड, अनादर चैरिटेबल ट्रस्ट आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड फंड्स, ये चलता है क्या? नहीं सर, एक्यूमुलेटेड फंड में कुछ भी आपने अगर वो किया, कंट्रीब्यूट कर दिया, तो आपका नहीं चलता, सिर्फ 2 चलेगा। ठीक है, यहाँ पे नॉट बीइंग कॉर्पस लिखा है ना, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड चलेगा, थर्ड वाला नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक्यूमुलेटेड इनकम से वहां नहीं कर सकते। समझ में नहीं आया? रुक जाओ रुक जाओ। अपन ट्रस्ट का जो डोनेट करते हैं, ट्रस्ट में जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो क्या वो अलाउड रहता है, ये पूछ रहा है। तो ये दोनों अलाउड रहेगा। अनादर चैरिटेबल ट्रस्ट को अपनी एक्यूमुलेटेड इनकम से किया आपने तो नहीं रहता, एक्यूमुलेटेड को आपको जिस पर्पस के लिए आपने एक्यूमुलेट किया उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो थर्ड वाला तो नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है, देखो इजी। अगर what would be your answer to question 12 had the voluntary contributions to the said trust or institution had been in the form of corpus? अगर कॉर्पस के फॉर्म में किया तो कॉर्पस के फॉर्म में तो एक भी अलाउड नहीं रहेगा, तो 1 और 2 भी अलाउड नहीं रहेंगे। यस, आंसर इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, 14 क्वेश्चन, अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, रीट के बारे में पूछा सर, रीट के बारे में अगर आपको बिजनेस ट्रस्ट और रीट नहीं आता है, याद नहीं है, तो उसका मैंने रिवीजन कराया हूं अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे, जाके देख लो, अभी 20 मिनट में याद कराया हूं पूरे रेट्स। ठीक है, 8 लाख का डिविडेंड मिला एसपीवी से, in which business trust holds 80% of shareholding. The REIT distributes the dividend to its unit holder. Mr. X is a resident holding 5% and Y is non-resident holding 10%. What would be the tax consequence in the hands of REIT and its unit holder? अब अगर बताओ, अगर सुनो, अभी मैं एक बार बात बोल रहा हूँ बिजनेस ट्रस्ट के बारे में, चुपचाप से 1 मिनट तक सुन लो। अगर बिजनेस ट्रस्ट डिविडेंड देता है, यूनिट होल्डर्स बिजनेस ट्रस्ट को, एक मिनट सॉरी, एसपीवी जब डिविडेंड देता है बिजनेस ट्रस्ट को एंड बिजनेस ट्रस्ट देता है यूनिट होल्डर्स को। ठीक है, एसपीवी देता है बिजनेस ट्रस्ट को, बिजनेस ट्रस्ट देता है यूनिट होल्डर्स को, तो बिजनेस ट्रस्ट को तो हमेशा पास थ्रू स्टेटस मिलता है, बिजनेस ट्रस्ट को हमेशा पास थ्रू स्टेटस मिलता है, फर्स्ट चीज। तो कभी भी बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल नहीं रहेगा। अब यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबिलिटी के लिए 2 पॉइंट है ना, अमेंडमेंट आया है ये। अगर जो एसपीवी है वो 115 बीडबल में टैक्स पे करती है, अगर एसपीवी 115 बीडबल में टैक्स पे करती है, तभी वो यूनिट होल्डर के साथ में टैक्सेबल होता है। अगर एसपीवी ने नॉर्मल टैक्स रेट्स में पे कर दिया, अगर एसपीवी ने नॉर्मल टैक्स रेट्स में पे कर दिया, तो डिविडेंड किन के हाथ में एग्जम्प्ट होगा? यूनिट होल्डर्स के हाथ में। तो यूनिट होल्डर के हाथ में एक ही केस में टैक्सेबल होता है, अगर एसपीवी ने 115 में 115 बीडबल में अगर टैक्स पे किया है, उस केस में यूनिट होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड टैक्सेबल होगा। राइट राइट। तो अब देखो आंसर, REIT enjoys pass-through status in respect of dividend income, irrespective of whether A Limited opts for Section 115BAA. अब A Limited 115BAA ऑप्ट करता है नहीं करता है, बिजनेस जो बीच में है उसको हमेशा पास थ्रू स्टेटस मिलता ही है, उसको हमेशा मिलता है पास थ्रू स्टेटस। ठीक है, अब देखना है उनके हाथ में टैक्सेबल कब होगा। ठीक है, ठीक है, डिविडेंड इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई ओनली इफ ए लिमिटेड डज नॉट ऑप्ट फॉर सेक्शन 115BAA। मैंने क्या बोला, जब ए लिमिटेड जो एसपीवी है वो नॉर्मल रेट्स पे टैक्स करती है, मतलब 115BAA के लिए ऑप्ट नहीं करती है, उस केस में यूनिट होल्डर्स के हाथ में एग्जाम्प्ट रहता है, वही लिखा है यहाँ पे सेकंड पॉइंट। ठीक है, एंड 9 पॉइंट क्या है, टैक्स इज डिडक्टिबल बाय रीट। हाँ, अब जब रीट डिविडेंड देगी तो वो टीडीएस काटेगी, जब रीट देगी टैक्स टैक्स मतलब जब डिविडेंड देगी तो टैक्स काटेगी। कितना सर? मिस्टर एक्स है रेसिडेंट, मिस्टर वाई है नॉन रेसिडेंट, तो दोनों के हाथ में 10% कटना चाहिए, बट एक्स रेसिडेंट है और रेसिडेंट को क्या चल रहा है 0.75%, तो 7.5% किसका? एक्स का, एंड 10% वाई का, वाई क्योंकि नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, तो 7 वैसे दोनों के 10% है, बट ये कोविड वाले रूल आ जाएंगे इसमें, एंड 75% टैक्स लगेगा, इसलिए एक्स के हाथ में 7.5%, एंड एनआर को कभी 195 में वो जो नया अमेंडमेंट आया है, कौन सा, जिसमें 75% रेट लगता है कोविड के लिए, वो एनआर को एप्लीकेबल होता है क्या? नहीं होता है, सिर्फ रेसिडेंट को होगा। तो 7.5% एक्स के लिए और 10% वाई के लिए, मतलब आपके आंसर है थर्ड
6th और 9th, वही तीनों आपके आंसर है। ठीक है, अब इसके लिए सर प्रोविजन याद होना जरूरी है आपको। सर बहुत दिमाग खराब हो गया, कोई बात नहीं, मेरा भी हुआ सॉल्व करते रहे, कोई बात नहीं। ये ना यही है। तो बिजनेस ट्रस्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिजनेस ट्रस्ट जाके देख लो, मेरा एकदम याद हो जाएगा 10 मिनट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, A Limited is a Singapore company whose poem is in Singapore, which owns and operates an electronic platform for provision of services. B Limited is Malaysian company whose poem is in Malaysia, which provides online advertisement services. The gross receipts from such services may be taken as 3 crore in FY 2021 for both A Limited and B Limited. A Limited does not have branch in India, whereas B Limited has a branch in India at Mumbai, and the online advertisement service are effectively connected to that branch. मतलब यहाँ पे इक्वलाइजेशन भी नहीं लगेगा क्योंकि पी इन इंडिया है और जो सर्विसेज से एडवर्टाइजमेंट की वो इफेक्टिवली कनेक्टेड है। तो मतलब क्या होगा, जो बी लिमिटेड है उसके केस में पी लगेगा, वो उस केस में इक्वलाइजेशन भी नहीं लगेगा, सिर्फ एक केस में लगेगा, वो भी कितने पे लगेगा सर 2% के रेट पे लगेगा, जो नया सेक्शन आया है। तो इक्वलाइजेशन लेवी का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो 2% पे लगेगा ए लिमिटेड केस में सिर्फ, बी लिमिटेड केस में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उस पे क्यों नहीं लगेगा बताओ, क्योंकि उसका पी इंडिया में है एंड पी इज एंड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इफेक्टिवली कनेक्टेड है सच पी से। ठीक है, अब यहाँ पे आपके एमसीयू खत्म, बेटा 2 लगेगा, उसका इक्वलाइजेशन का लेवी का जो नया अमेंडमेंट आया उस हिसाब से 2 लगेगा 2%। ठीक है, अब आपको वो याद नहीं है अगर तो आपको जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा। ओके, 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, X Limited is an Indian company engaged in business of generation of electricity. ठीक है, the company was set up on 1/4/18, पहले सेटअप हो गई थी। मतलब अब देखो इस पे क्या क्या पूछने वाला है क्वेश्चन पे, जैसे आपको क्वेश्चन देखना है ना, ये क्वेश्चन का पहले 3 क्वेश्चन देख लो क्या क्या पूछने वाला है। X और Y assuming that companies desire to avail beneficial tax rate under special provisions inserted by taxation amendment laws 19, मतलब ये 115 BAA BAB के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अपने को उनकी नॉर्मल प्रोविजन पे भी इनकम कैलकुलेट करनी है, सेकंड थर्ड अपने को मैट के हिसाब से भी करनी है। ठीक है, ठीक है, अभी फट करते हैं। ठीक है, बता रहा हूँ, एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी है, ओके, उनने एम्प्लॉय के 500 एम्प्लॉयज, ठीक है, जो आरपीएफ में वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो इनको पेमेंट्स गए हैं 18,000 पर मंथ गए 150 एम्प्लॉय को, 22,000 पर मंथ गए 150 एम्प्लॉय को, और 26,000 पर मंथ गए 200 एम्प्लॉय को। तो जो 26,000 पर मंथ वाले हैं, क्या इन पे 80 जेजे मिलेगा? देखो यहाँ पे जैसे एम्प्लॉयज की बात की, अपने को समझ जाना है 80 जेजे मिलेगा। और अगर 115 BAA या फिर BAB आप ऑप्ट करते हो तो उसमें सेक्शन एप्लीकेबल मिलते हैं, कौन से डिडक्शंस के? 80 जेजे मिलता है क्या उसमें? यस सर मिलता है। 80M मिलता है क्या? यस सर मिलता है, दोनों में मिलता है, 80M और 80 जेजे दोनों में मिलता है। तो देखो जैसे एम्प्लॉयज की बात की, हम समझ गए कि 80 जेजे मिलने वाला है यहाँ पे। तो देखो 18,000 आपने 150 एम्प्लॉय को पे इस पे मिल जाएगा, 22,000 पे भी मिल जाएगा, बट सर 26,000 पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मोर देन 25,000 है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, इनने ऑप्शन एक्सरसाइज किया डेप्रिसिएशन का WDV मेथड पे। ठीक है, इट्स टर्नओवर फॉर PY 18-19 एंड 19-20 वाज 402 करोड़ एंड 249 करोड़। अब सर 18-19 का टर्नओवर 402 करोड़ है, मतलब 18-19 का टर्नओवर इनका 400 करोड़ के ऊपर है, तो रेट कितना लगेगा सर? 30%। सिंपल, 30% रेट लगेगा यहाँ पे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, on 1/10/2020 the company installed new plant and machinery of 9 crore and put the same to use immediately. The company has received dividend of 60 lakhs from another domestic company and distributed 72 lakhs. तो इनको 60 लाख का मिला है, 72 लाख का इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एटीएम का डिडक्शन यही कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, 60 और 72 whichever is lower, तो कितना मिलेगा? 60 मिल जाएगा एटीएम में। सर यहीं पे कैलकुलेट कर लिया ये चीज। दूसरी बात, अपने रेट कैलकुलेट कर लिए। तीसरी बात, सर जो 9 करोड़ की इन्हें प्लांट एंड मशीनरी न्यू लगाई है, जो 9 करोड़ की इनने प्लांट एंड मशीनरी लगाई है, उस पे क्या मिलेगा? उस पे क्या मिलेगा सर? उस पे मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। अगर इन्हें ऑप्ट किया 1/5 BAA तब नहीं मिलेगा, अगर नॉर्मल करेंगे अपन तब मिलेगा 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, वाई लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी सेट अप ऑन 1/10/2020। अब मुझे बताओ
इसको 115BAA मिलेगा, BAB मिलेगा। सर देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में है तो इसको BAB मिल सकता है, बट 115BAB किसके लिए एप्लीकेबल है? 115BAB किसके लिए एप्लीकेबल है? उन कंपनीज के लिए जो न्यूली सेटअप होती है, न्यूली सेटअप होती है आफ्टर 110/2020, नहीं 110/19 ना, 110/19 है, एक मिनट रुको, 110/19 110/20 बताओ मुझे उसकी डेट, 110/19 है मोस्टली, ठीक है। BAB कब सेटअप होती है? मैं लिखा हूँ यहाँ पे, नहीं लिखा हूँ, आप बताओ 115BAB के लिए जो डेट है, कट ऑफ डेट, दैट इज 110/19, ठीक है। तो जो कंपनीज 19 ना 110/19 राइट, तो जो कंपनीज पहले सेटअप होती है उनको 115BAB मिलता है क्या? नहीं सर, नहीं मिलता। तो जो फर्स्ट कंपनी है सर वो सेटअप हुई है 1/4/18 को, तो इसको BAB नहीं मिलेगा, इसको BAB नहीं मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? सिर्फ 115BAA। तो मतलब रेट कितना? 22% टैक्स रेट प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% सेस। सिंपल, ठीक है सर। दूसरा, दूसरी कंपनी है, ये तो 1/10/2020 को हुई है, तो इसको 115BAB नहीं मिलना चाहिए, ये इसको 115BAB मिलना चाहिए, बट BAB किसको मिलता है? BAB किसको मिलता है? जो मैन्युफैक्चर में हो उनको मिलता है। 115BAB किसको मिलता है? जो कंपनी मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व हो। क्या ये कंपनी मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व है? नहीं सर, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग, तो इसको 115BAB इसको भी नहीं मिलेगा, इसको भी 115BAA ही मिलेगा, ठीक है। इन्हें 2 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी 1/10/2020 को ही इंस्टॉल कर ली, ठीक है। पुट द सेम टू यूज, तुरंत ही कर ली। इन्हें 200 न्यू एम्प्लॉइज ऑन द सेट डेट एम्प्लॉय किए एट 25,000 पर मंथ पर एम्प्लॉय, देयर एमोल्यूमेंट्स वर पेड बाय अकाउंट पे चेक एंड ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेट इन RPF। अब सर 25,000 पर में मिलता है क्या? मुझे बताओ कि जो 80 JJAA का डिडक्शन होता है, जो 80 JJAA का डिडक्शन होता है वो क्या 25,000 पर मंथ में मिलता है? यस सर, एग्जैक्टली 25,000 पे भी मिलता है, एग्जैक्टली 25,000 पे भी मिलता है। ये बात बार बार पूछता है जो ICAI है ना। अब देखो एग्जैक्टली 25,000 दे दिया यहाँ पे, अब आप सोच में पड़ जाओगे वहां पे 25,000 मिलता है कि नहीं मिलता है, तो एग्जैक्टली 25,000 पे भी मिलता है, राइट। तो इस पे मिलना चाहिए, बट एक पॉइंट और है यहाँ पे, सर ये सेटअप हुई है 1/10/2020 को, मतलब इनने लेस देन 240 डेज काम किया है, इन्होंने जो साल भर में काम किया है ना वो लेस देन 240 डेज किया है, मतलब इसको 80 JJAA नहीं मिलेगा, इसको 80 JJAA नहीं मिलेगा। सिंपल, ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो, अब अपने को टैक्स लायबिलिटी वो करना है अकॉर्डिंग टू इट, ये 80 JJAA, ठीक है। तो ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूटेड अंडर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज 6.6 करोड़ एंड 1 करोड़। ये दोनों 115BAA के हिसाब से इनने इनकम पहले से ही कैलकुलेट करके दी अपने को, ठीक है। तो अपने को सिर्फ टैक्स निकालना है इस पे। देखो आंसर, इसने 6 करोड़ 60 लाख निकाल के दिया है एंड 1 करोड़ इसमें निकाल के दिया है, ठीक है। GTI इसने 115BAA निकाल के दिया है। यस, कट ऑफ डेट 110/19 ही है, ठीक है। तो 660 और 1 करोड़, ठीक है। 6AA पे मिलेगा इसको कितना? सर सिर्फ 18,000 पे 150 एम्प्लॉइज और 300 एम्प्लॉइज को मिलेगा। जो 200 एम्प्लॉइज है उसमें 25,000 के ऊपर किया, मतलब 26,000 पे किया है, तो उस पर मिलता है क्या सर? 26,000 पे नहीं मिलता है, 26,000 पे नहीं मिलता है सर। तो क्या इस पे मिलेगा? यस सर, 150 और 150, ठीक है। 18,000 इंटू 12 इंटू 150, 22,000 इंटू 12 इंटू 150, ठीक है, इतना मिल जाएगा। नेक्स्ट, उसको ATM मिलेगा 60 लाख, अपने वही कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये मिल गया इतना, ये मिल गया 115BAA में, ओके। नेक्स्ट, इसमें 1 करोड़ रहेगी, इसमें तो 80 JJAA मिलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि 240 डेज से कम था, ठीक है, और ATM इसमें था ही नहीं, तो इसकी इतनी इनकम आ जाएगी। इस पर टैक्स लाइबिलिटी आएगी 22% 115BAA पे, प्लस 10% सरचार्ज कंपलसरी, दोनों पर 10% सरचार्ज लग गया, एंड 4% सेस, ठीक है। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एक्स एंड वाई लिमिटेड अंडर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब इसका रेगुलर प्रोविजन पे भी निकालना है अपने को, तो रेगुलर प्रोविजन में अगर जाएंगे
तो सर क्या करना पड़ेगा अपने को, इनने क्या करके दिया, इनने अपने को 115 BAA की इनकम निकाल के दी, 6.6 करोड़ एंड 1 करोड़, ठीक है। इनने अपने को 115 BAA की इनकम निकाल के दी, मतलब इनने क्या किया होगा, इनने एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल के नहीं दिया होगा, इनने क्या किया होगा, इनने एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाल के नहीं दिया होगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अब नॉर्मल प्रोविजन में जाएंगे तो अपने को एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा दोनों पे, 2 करोड़ पे 20% और 9 करोड़ पे 20%, ठीक है। देखो वही करना है अपने को, 6.6 करोड़ है, यहाँ 1 करोड़ है, इस पे 9 करोड़ पे 20%, इस पे 2 करोड़ पे 20%, देखो ये आ गया। इसके बाद तो 80 तो सेम है और एटीएम भी सेम है, तो इनकम आ गई 2 लाख, 2 करोड़ 4 लाख और 60 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। मतलब नॉर्मल प्रोविजन में जब जाओगे ना आप, तो आपको सिर्फ एक चीज करनी पड़ेगी, क्या चीज करनी पड़ेगी सर, उसमें सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन अपने को प्रोवाइड करना पड़ेगा, अपने को सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब थर्ड पॉइंट बोलता है एग्जामिन वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर एक्स लिमिटेड टू ऑप्ट फॉर स्पेशल प्रोविजंस इंसर्टेड बाय टैक्सेशन अमेंडमेंट लॉज। फॉर दिस पर्पस यू मे अज्यूम दैट बुक प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 115 जेबी इज 4.2 करोड़। मतलब क्या बोल रहा है कि क्या 115 जो BAA उसने ऑप्ट किया है, क्या उसके बेनिफिशियल है और उसने मैट की इनकम दे दी है, तो हमने क्या करना है इसमें, 115 BAA के हिसाब से टैक्स निकालना है, ठीक है। तो अपने 115 BAA के हिसाब से टैक्स निकाल दिया ऊपर। अब हम नॉर्मल प्रोविजन पर टैक्स निकाल रहे हैं और अपन मैट में निकाल रहे हैं, तो अपन देखेंगे क्या में चलता है। तो नॉर्मल प्रोविजन की इनकम आई इसकी 2 करोड़ 4 लाख, ऊपर निकाले अपन ने अभी सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। उस पर टैक्स इतना आया, 30% टैक्स आया, क्यों, क्योंकि 400 करोड़ है, 30%, 7% सरचार्ज, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर इनकम है, ठीक है। तो ये सरचार्ज आ गया, ये आ गया इसका इनकम, नॉर्मल इनकम। अब हम इसका मैट निकालेंगे, मैट कितना सर, 4.2 करोड़ अपने को क्वेश्चन में दिया है, बुक प्रॉफिट 4.2 करोड़ अपने को क्वेश्चन में दिया है, और 15% ऑफ बुक प्रॉफिट मैट लगता है, उस पर सरचार्ज लगाते हैं अपन, एंड सेस लगाने के बाद आता है 70,10,000। तो आंसर क्या आएगा, अपने को इसमें कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, मैट में अपने को पे करना पड़ रहा है 70,10,000, और आप 115 BAA में कितना कर रहे थे एक्स लिमिटेड के लिए, 96,64,000। तो क्या सही है उसके लिए, क्या 115 BAA लेना सही है, नहीं सर, उसको नॉर्मल करो, नॉर्मल करेगा तो मैट का उसको बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो इसलिए अपना आंसर क्या रहेगा कि उसके लिए अकॉर्डिंगली ये तय है, देन हेंस एक्स लिमिटेड शुड नॉट ऑप्ट फॉर स्पेशल प्रोविजंस, उसको नॉर्मल लेना चाहिए, उसमें उसको मैट में टैक्स भी कम लग रहा है, प्लस 2 लाख का मैट क्रेडिट भी मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन में 68 लाख टैक्स आ रहा है, और मैट तो उसको मिनिमम भरना ही पड़ता है, मैट से वो बच नहीं सकता, मैट इज कंपलसरी, ठीक है। तो इतना सारा डाल देता है इसमें, एक क्वेश्चन में इतना सारा डाल दिया इसने, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया तो आप परेशान हो जाओगे, बट कंसेप्ट अगर स्ट्रॉन्ग है तो बन जाएंगे। और अगर देखो आपको पेपर में बन भी नहीं रहा है ना, क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करके आना, स्टेप मार्किंग बहुत होती है, पिछले बार भी डीटी में पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, बट बच्चों को मार्क्स अच्छे मिले क्योंकि स्टेप मार्किंग हुई है। जो लोग सोचते थे 40 भी नहीं आएंगे, उनके 50-50 आ गए, मैंने बहुत लोग को देखा है, मेरे बहुत स्टूडेंट्स थे उसमें से, ठीक है। जिन लोगों ने एग्जामिनेशन का सोचा भी नहीं था उनको सबका एग्जामिनेशन आया, ठीक है। पेपर डिफिकल्ट आता है तो मार्क्स चेकिंग ईजी होगी, और ईजी आएगा तो आपको बन ही जाएगा, है नहीं। एग्जामिन द टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ AY 21-22 इन केस ऑफ फॉलोइंग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट कंसिडरिंग ईच केस इंडिपेंडेंटली। अब ये तीनों केस इंडिपेंडेंट है, इनको तीनों इंडिपेंडेंट देखना, ठीक है। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जिनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, उनने बिजनेस किया है, उनकी ग्रॉस रिसीट 2 करोड़ है, जिसमें बिजनेस की 44 लाख है, ग्रॉस रिसीट टोटल कितनी है 2 करोड़, बिजनेस में है 44 लाख। मतलब सर इसमें क्या रहता है, इसमें अगर आपकी एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में है तो आपको सिर्फ 20% तक चलता है, 20% के ऊपर नहीं चलता, 20% के ऊपर नहीं चलता सर। तो सर इसमें कितना तक चलेगा, 40 लाख तक चलेगा, बट इसमें कितना है, बिजनेस सीट इसमें है 44 लाख, तो क्या ये चलेगा सर, नहीं चलेगा, तो 22% है क्योंकि ये, तो नहीं चलेगा, तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा इसको। सेकंड क्वेश्चन, a charitable trust paid annual rent 12 lakh in PY 1920 and 15 lakh in previous year 2021 in respect of building used for charitable purpose after deducting tax at source.
However, tax deducted on such rent in P by 1920 was remitted in January 2021 and tax deducted in P by 2021 was remitted only in July 21. तो देखो, जो पिछले साल इन्हें 1920 में किया ना, उसका टैक्स इन्हें कब पे किया? जनवरी 2021 में। जो प्रीवियस ईयर 19-20 में इन्हें टीडीएस डिडक्ट किया था, उसको इन्हें क्या किया? जमा नहीं किया। तो क्या ये 43B में डिसला हो जाएगा? यस सर। सॉरी 43B नहीं, एक मिनट 43B नहीं, 40A में किस में होगा? 40A 1A, ठीक है, लिखूं 40A, ठीक है, इसमें डिसला हो जाएगा। कितना परसेंट? 30%। तो 12 लाख का 30% कितना? 3.6 लाख। 3.6 लाख डिसला हो जाएगा पिछले साल में। इनने पर कब किया? जनवरी 21 में। तो क्या इस साल हो जाएगा? जिस साल इसने पे किया उस साल इसने टीडीएस जमा नहीं किया, जिस साल इसने पे किया टीडीएस काटा पर जमा नहीं किया, तो पिछले साल ये डिसला हो जाएगा। कब? 19-20 में डिसला हो जाएगा। बट इसने जनवरी 2021 में पे कर दिया, तो 20-21 में क्या अलाउ हो जाएगा? यस सर। जो 3,60,000 20-21 में अलाउ हो जाएगा। और 15 लाख का तो इसने पहले बिफोर ड्यू डेट ही किया है जुलाई 21 में, तो 15 लाख तो इस साल अलाउ होगा। पिछले साल का 3,60,000 भी इस साल अलाउ हो जाएगा। तो टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा? 18.6 लाख। देखो टोटल डिडक्शन कितना हो जाएगा? 18.6 लाख। 15 लाख इस साल का, पिछले साल का जो 30% डिसलाउ होता वो भी इस साल अलाउ हो जाएगा, 18.6 लाख। A charitable trust registered under section 12AA with object of relief of poor changed its object, changed to any other object of general public utility. The application of income in P by 2021 was towards general public utility and not relief of poor. It has however not applied for fresh registration. आपने क्या किया? आपने मॉडिफिकेशन किया और अप्लाई नहीं किया फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए। आपने मॉडिफिकेशन किया ट्रस्ट में और अप्लाई नहीं किया फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए। मतलब क्या हुआ सर? मतलब हुआ डीम्ड कन्वर्जन ऑफ ट्रस्ट इन नॉन एलिजिबल फॉर्म। मतलब क्या हुआ? डीम्ड कन्वर्जन ऑफ ट्रस्ट इन नॉन एलिजिबल फॉर्म। मॉडिफिकेशन हुआ है एंड फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसमें लग जाएगा एग्जिट टैक्स। कितना सर? एमएमआर पे 115 टीडी के अंदर 34.944%। थर्ड वाले में लग जाएगा एमएमआर पे 115 टीडी पे 34.944%। ठीक है। 18 क्वेश्चन केस लॉ बेस्ड है, ये सबसे आखिरी में कराऊंगा मैं। अभी नया केस लॉ आया है, ये जुडिशियल अपडेट में आया आपके, ठीक है। अब बोलोगे सर केस लॉ करना है क्या? जितने इस बार जुडिशियल अपडेट में आया उतने करना, उसके अलावा मत करना, ठीक है। अब पिटीशन फॉर स्टे ऑफ डिमांड वाज फाइल्ड बाय एक्सवाइजेड लिमिटेड। अब ये भी इस बार के जुडिशियल अपडेट में आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 34.944 बेटा इसलिए क्योंकि एमएमआर है वो, ठीक है। 115 टीडी लगा है उसमें, एग्जिट टैक्स, ठीक है। बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूटेड डिमांड फॉर, एक मिनट, कहाँ थे अपन? 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले बताता हूँ। 18th क्वेश्चन में बात की है स्टे ऑफ डिमांड की, आईटैट के सामने, आईटैट के सामने स्टे ऑफ डिमांड की बात की है। तो मैं बता दूं ये भी है जुडिशियल अपडेट से, जो कि 2021 का केस लॉ है पेप्सी को फूड्स का। पेप्सी फूड्स का केस लॉ है, पेप्सी जो अपनी कंपनी है पेप्सी फूड्स का केस लॉ है। क्या केस लॉ है कि आईटैट के सामने अपन डिमांड स्टे कर सकते हैं? यस सर। कितना? मैक्सिमम 180 डेज के लिए। सर क्या ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है? यस एक्सटेंड हो सकता है, बट मैक्सिमम कब तक? 365 डेज तक। बट अगर 365 डेज से ज्यादा लगा, अगर 365 डेज से ज्यादा लगा, तो अगर असली गलती है या नहीं है, असली गलती है नहीं है, वो स्टे वेकेट हो जाएगा। अगर आपने 20%, देखो यहाँ पे इनने 20% वो जो इनका, हाँ 20% फीस इनने पे कर दिया है, 20% इनने फीस डिपॉजिट कर दिया है, तो उस केस में क्या होता है? 180 डेज तक चलता है। 180 डेज के आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, टिल 365 डेज, टिल 365 डेज अपन आगे कर सकते हैं, ठीक है, चलता है। बट उसके बाद अगर उसके ज्यादा एक्सटेंड होता है, तो गलती किसी की भी हो, या एसएससी की हो या नहीं हो, उस केस में वो स्टे वेकेट हो जाता है, वो स्टे वेकेट हो जाता है। बट ये हुआ है अमेंडमेंट, कब से? ये इस बार अमेंडमेंट हुआ है, ये अमेंडमेंट नहीं है, केस लॉ आया है इसमें। देखो क्या आया केस लॉ, बताता हूँ। पहली बात देखो कि उन्होंने क्या किया है कि
उनने 1121 को ऑर्डर दिया था, ठीक है, और 5122 तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो 31/12/22 मतलब 365 डेज को इनका वो वैकेट हो गया। 31/12/21 को इनका ऑर्डर वैकेट हो गया, स्टे ऑर्डर वैकेट हो गया। ये 1121 को इनका ऑर्डर था स्टे का, तो ये 365 डेज के लिए मैक्सिमम हो सकता है, तो इस दिन वैकेट हो गया। बट ये इसमें असली गलती नहीं थी, इसमें क्या हुआ, इन लोग नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि कोविड पेंडेमिक चल रहा था, क्योंकि कोविड पेंडेमिक चल रहा था, इसलिए ऑफिसर्स नहीं कर पाए, ऑफिसर्स डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए अपील को, ठीक है। तो इसका बहुत बढ़िया केस लॉ आया, अभी आया है, इस बार आया जुडिशियल अपडेट में, ठीक है। 18 क्वेश्चन पढ़ा देता हूं एक बार आपको, देखो यहां से पढ़ो, देखो मैं लिखा हूं यहाँ पे 180 डेज स्टे लग सकता है 20% डिपॉजिट करने से, 20% डिपॉजिट कर दिया तो 180 डेज का स्टे तो मिल जाएगा। एसएससी अप्लाई कर सकता है टू एक्सटेंड, और 365 डेज का मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, 365 दिन का मैक्सिमम मिलता है। If such appeal is not so disposed of within 180 days or the period so extended exceeding 365 days, the order of stay shall stand vacated after expiry of such period or periods only if delay in disposing of appeal is attributable to the assessee. It was so held by the Supreme Court in DCIT versus Pepsi Foods Limited 2021. इस साल का केस लॉ है। अगर 365 डेज से ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है और उसमें अगर असली गलती नहीं है, अगर उसमें बंदे की गलती नहीं है अपने, तो उस केस में ये स्टे वैकेट नहीं होना चाहिए। ये अभी आया है पेप्सिको में। अकॉर्डिंगली इफ एन अपील इज नॉट हर्ड बाय बेंच ड्यू टू बेंच फंक्शनिंग इंटरमिटेंटली on account of COVID pandemic, the delay is not attributable to XYZ Limited. In such a case, though the extended stay period of 365 days has expired on 31/12/21, the recovery of 15 lakh against the arrear of demand of 25 lakh made by AO is not in order, since the delay in disposing of appeal is not on attributable to XYZ Limited. फिर सुनो क्या होता था, एक बार फिर से समझाता हूँ। ये केस लॉ क्या हुआ है, अभी नया है पेप्सी फूड्स का। पहले होता था कि देखो, अगर नॉर्मली आप स्टे कितना लगा सकते हो 180 डेज का, एक्सटेंड करके भी 365 डेज लगा सकते हो। 365 डेज इंक्लूसिव ऑफ 180 डेज है, ठीक है। मैक्सिमम हो सकता है 365 डेज का, ठीक है। जब से स्टे लगा तब से 365 डेज मैक्सिमम हो सकता है। अब अगर इसके आगे बात जाती है तो 80 गलती है या नहीं हमको फर्क नहीं पड़ता, अगर इसके आगे बात जाती है तो स्टे वेकेट हो जाता है। बट पेप्सी फूड्स में क्या आया है, पेप्सी फूड्स में क्या एग्जाम वो आया डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर जब एसएससी की गलती है ही नहीं, अगर एसएससी की गलती है ही नहीं, अपील जो डिले हो रहा है, डिले इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एसएससी, तो उस केस में स्टे वेकेट नहीं होगा। ये पेप्सी फूड्स में आया है, इस साल केस लॉ आया है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये देख के जाना जुडिशियल अपडेट से, ठीक है। इसलिए अगर कोविड के कारण इन लोग डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए अपील 365 दिन में भी, तो उस केस में भी क्या 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 स्टे वेकेट होगा? नहीं होगा सर, ठीक है। और ने ये भी बोला है कि आपको क्वेश्चन 19 का जो आरटीपी का है ना, उसके बेसिस पे आपका जो क्वेश्चन 9 स्टडी मटेरियल में दिया है वो भी ठीक कर लेना, 18.52 18.53 में वो ठीक करना इसका केस लगा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, 4 क्वेश्चन बचे और 15 मिनट के 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। देखो अब 20 भी इंटरेस्टिंग है। 20 का मेरी बात सुन लो, एक बात एकदम ध्यान सुनो। 20 वाली 20 क्या बोल रहा है, हच लिमिटेड एंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट, फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम फॉर ए बाय 2022 claiming deduction of 40 lakhs under section 80 IBA. The return was towards सब कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, ठीक है। तो उसमें डिसला हो गया 18 लाख रुपए 60 लाख का, ठीक है। तो जो इनका डिडक्शन 58 लाख का था, देखो नॉर्मली 40 लाख, हाँ एक बार सुनो क्वेश्चन सुनो और इसका आंसर सुनो, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा है वो भी सुनो। क्या बोलता है कि 40 लाख का इसका 80 IBA में उसको डिडक्शन मिल रहा था। इसकी इनकम थी, इसने पेमेंट किया 60 लाख का, ठीक है, टीडीएस का। उसको टीडीएस नहीं काटा तो इसको डिसलाउंस हो गया 18 लाख का, 30% डिसलाउंस हो गया, तो 18 लाख की इनकम बढ़ गई, ठीक है। तो जो एनहांस इनकम बढ़ी है ना, जो 18 लाख की एनहांस इनकम बढ़ी है, उस पे क्या डिडक्शन मिलना चाहिए, क्या उस पर डिडक्शन मिलना चाहिए, ये पॉइंट है कॉन्सेप्ट 80 IBA में। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ, सर्कुलर आया है, एक सर्कुलर आया है जिसमें बोलता है चैप्टर 6A का जो पार्ट सी की जितने सेक्शन है 80A 80 IA IB IC IAB IAC,
सारे सेक्शन जो इनकम लिंक डिडक्शन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें अगर आपका कोई भी डिसअलाउंस के कारण इनकम बढ़ रही है, कोई भी अगर डिसअलाउंस के कारण इनकम बढ़ रही है, 40A IA, 40A, 43, 43B, ठीक है, इन सब के कारण अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, तो जो एनहांस इनकम बढ़ेगी ना, उस पे आपको चैप्टर 6 के डिडक्शन मिल जाएंगे, मतलब 80 IBA, 80 IA, 80 IB, 80 IAC, इनके डिडक्शन मिल जाएंगे। ये पॉइंट मैंने कहाँ कवर किया है, ट्रिकी पॉइंट जो है एमसीक्यू के सिनेरियो के, उसमें भी कवर किया है ये पॉइंट, ध्यान रखना। चैप्टर 6 से का जो इनकम लिंक डिडक्शन है ना, उसमें कभी भी जो डिसअलाउंस से इनकम बढ़ रही है, उस पे डिडक्शन हमेशा मिलता है। ये सर्कुलर में बात कही गई है, ठीक है। इसका आंसर देखो, इस पर बहुत रिसर्च किया मैंने, सर्कुलर भी जाके पढ़ा इसका पूरा। देखो सर्कुलर इसका 2/11/2016 का सर्कुलर है, उसमें क्या बोलता है कि कोर्ट्स हैव जनरली हेल्ड दैट इफ एक्सपेंडिचर अलाउड इज रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी with which chapter 60 reduction has been claimed, the reduction needs to be allowed on the enhanced profits. Thus the settled position is that the disallowances made under 40 AIA relating to business activity against which chapter 60 reduction has been claimed result in the enhancement of profit of the eligible business, and that deduction under chapter 6 is admissible on the profit so enhanced by disallowance. मतलब 40 लाख की इनकम थी, 18 लाख का डिसअलाउंस हुआ, उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, उससे प्रॉफिट जो बढ़ेगा उस पे एनहांस प्रॉफिट डिडक्शन मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, अच्छे से बोल रहा हूं ना, याद रखना ये बात, ठीक है, ठीक है, ओके, दैट्स इट। बस ध्यान रखना, मैंने अपने के पॉइंट में भी ऐड किया हमने। ट्वेंटी वन क्या बोलता है, 21 DTAA का क्वेश्चन है, इसमें कंट्री पी से इसको इतनी इनकम हुई है एग्रीकल्चर, कंट्री पी से रॉयल्टी मिला है, कंट्री क्यू से कितना मिला है, डिविडेंड मिला है, बिजनेस लॉस मिला है, रेंट मिला है, और वहां म्युनिसिपल टैक्स पे किया है। अब जो बिजनेस लॉस है वो कंट्री क्यू में एलिजिबल नहीं है, बट अपन इंडिया में एलिजिबल करेंगे क्या, यस, इंडिया में उसको कंट्री लॉ को, जो म्युनिसिपल टैक्स है उसको भी अलाउ करेंगे, बिजनेस लॉस को भी अलाउ करेंगे। जो म्युनिसिपल टैक्स और लॉस बाहर अलाउड नहीं है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता सर, हम यहाँ पे उसको अलाउ करेंगे ही करेंगे। तो बिजनेस लॉस और म्युनिसिपल टैक्स यहाँ अलाउ होगा, और यहाँ के हिसाब से अपन उसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। रॉयल्टी इनकम जो 4.5 लाख की है, उस पर 80,000 का क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है एक्सपेंसेस का, प्लस प्लस उस पर डिडक्शन तो मिलता है एक्सपेंसेस का, प्लस उसमें 80 QQB में 3 लाख का और डिडक्शन मिलता है। एक्सपेंसेस तो मिलेगा, प्लस 80 QQB में 3 लाख का और मिलेगा, राइट। तो वही आंसर है। हाउस प्रॉपर्टी निकाले, 3,09,000 का ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, ठीक है। उसमें म्युनिसिपल टैक्सेस जो वहां पे अलाउ नहीं किए, अपन यहाँ पे अलाउ करेंगे, करेंगे ना अलाउ, यस सर करेंगे। एनएवी आ गई, और उसमें अपन 30% एनएवी का डिडक्शन दे देते हैं, तो 2,10,000 आपकी इनकम है, जो क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल है, ये डब्ल्यू टैक्स इनकम है, ठीक है। पीजीबीपी इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैरिड इन इंडिया, इंडिया के प्रोफेशन की 11 लाख इनकम है। रॉयल्टी इनकम जो बाहर की है, उसमें आफ्टर 80,000 डिडक्शन 370 है, 80,000 का एक्सपेंसेस का माइनस किया अपन ने, प्लस बिजनेस लॉस को भी यहाँ पे अलाउ करेंगे, ये भी क्यों का है। एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री पी नॉट एग्जेम्प्ट, जो कंट्री पी की एग्रीकल्चर इनकम है वो इंडिया में आके टैक्सेबल होगी, क्यों, क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर इनकम होती है ना, वो सिर्फ इंडियन लैंड पे एग्जेम्प्ट होती है, जो फॉरेन लैंड होता है ना, उस पे जो इंडिया पे एग्रीकल्चर इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है बेटा आईओएस में, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होगी। प्लस जो डिविडेंड मिला है वो भी टैक्सेबल होगा नॉर्मल रेट्स पे इंडिया पे। चैप्टर 6 में 80 क्यू भी 3 लाख रुपए। अब डब्ल्यू टैक्स इनकम क्या क्या है, देखो, हाउस प्रॉपर्टी मिला है माइनस उसका बिजनेस लॉस हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी, एक मिनट, डब्ल्यू टैक्स इनकम कहाँ दिया है, ये देखो, डब्ल्यू टैक्स इनकम पर्टेनिंग टू कंट्री क्यू क्या क्या मिला, हाउस प्रॉपर्टी के 2,10,000 प्लस डिविडेंड की, माइनस उसका जो बिजनेस लॉस अपने अलाउ किए वो माइनस करेंगे, क्योंकि वो इंडिया में टैक्स नहीं हुआ है, उसमें अपने को अपन डिडक्शन दे दिए उसका, तो ओनली डब्ल्यू टैक्स इनकम इतनी 358। जो उसके अलावा इनकम है वो कितनी है, देखो,
एग्रीकल्चर इनकम 75,000 की, और रॉयल्टी कितनी लगी है 4.5 लाख में 80,000 माइनस हो गया है, प्लस 3 लाख और डिडक्शन मिला है, मतलब टोटल लगी 70,000 सिर्फ रॉयल्टी इनकम इंडिया में। इंडिया में सिर्फ 70,000 टैक्सेबल हुई रॉयल्टी इनकम। 145 आंसर है। तो 145 डबल टैक्स इनकम बाहर की पी की है और क्यू की कितनी है 358। तो इस पे रेट लगेगा। अब रेट कितना कितना लगेगा सर, बाहर का रेट 10 और 20 दिया है, और इंडिया का एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना निकाला हुआ है। इंडिया का अपन ने जब टैक्स निकाला तो अपना एवरेज रेट आया है 18.873% एवरेज रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया। एक जगह 15 है, एक जगह 20 है। तो जो कंट्री पी वाला है उसमें 15 लग जाएगा, और जो कंट्री क्यू वाला है उसमें 18 लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम बाहर बेटा, बाहर एग्जाम थोड़ी है वो, तो इंडिया में बाहर एग्जाम थोड़ी, बाहर टैक्सेबल है। नहीं, इंडिया कहाँ लिखा है बाहर एग्जाम करके, नहीं नहीं, बाहर टैक्सेबल, इंडिया में भी टैक्सेबल है, तभी डबल टैक्स हुई। हर कंट्री में एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम थोड़ी है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बच्चे अपने वो देख लेते हैं फटफट, 2-3 क्वेश्चन बच्चे हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन। अब सर ये तो पेनाल्टी वाला है 270 वाला। सर 139 वन में क्या किया 10 लाख का लॉस, 143 वन में किया है 7 लाख का लॉस, 143 थ्री में किया है 2 लाख का लॉस, और 147 में किया है 1 लाख का इनकम। मतलब सर जब लॉस दिया रहता है तो अपन क्या करते हैं, जो 139 वन से जो ऊपर आता है उसको देखते नहीं है। अंडर रिपोर्टिंग तभी होती है जब 143 वन से ज्यादा 143 थ्री में होती है, एंड 143 से ज्यादा 147 में होती है। मतलब अगर मैं बताऊं तो इफ 147 की इनकम इज ग्रेटर देन 143 थ्री, तब अंडर रिपोर्टिंग होती है। सेकंड, अगर 143 थ्री की इनकम ग्रेटर है 143 वन की इनकम से, दो केस में अंडर रिपोर्टिंग होती है। राइट, दो केस में अंडर रिपोर्टिंग होती है। तो मतलब अपने को ये दोनों देखना है और ये दोनों देखना है। तो सर 7 लाख से 2 लाख चला गया, मतलब इनकम बढ़ गई 5 लाख से, लॉस कम हो गया 5 लाख से, मतलब 5 लाख की इनकम बढ़ गई। तो 5 लाख पे टैक्स निकालना है अपने को। ठीक है, 5 लाख पे टैक्स निकालना है, देखो निकाला मैंने, 5 लाख पे टैक्स निकालना है। तो 5 लाख पे टैक्स आएगा 26%। सर 26% क्यों, 25% प्लस 4% सेस, तो 26% हो गया। 26% ऑफ 5 लाख 126, पेनाल्टी 50%, 60,000 आ गया उसमें। ठीक है, 60,000 इसमें आ गया फर्स्ट टाइम असेसमेंट जो हुआ उसमें, और जो रीअसेसमेंट हुआ उस टाइम पेनाल्टी कितनी आएगी सर 270 की, सर 1 लाख माइनस 2 लाख, मतलब 3 लाख का बढ़ा हुआ है इसमें। इसमें इनकम कितनी बढ़ी हुई 3 लाख रुपए, तो 3 लाख पे 26% टैक्स, उसमें 50% पेनाल्टी, 39,000 आंसर। सर पेनाल्टी समझ में आएगी नहीं, पेनाल्टी भी समझ में आएगी तो उसका लेक्चर है मेरा। ठीक है, पेनाल्टी इतनी इजी, इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आई है तो जाके लेक्चर देखो। अब इसमें बोला है कंपनी ऑप्ट नहीं किया 15BAA, तो अपन रेट नॉर्मल लगाए हैं। दूसरी बात, नन ऑफ द एडिशंस और डिसअलाउंसेस मेड इन द असेसमेंट और रीअसेसमेंट क्वालिफाइज अंडर 270A6। मतलब क्या सर, 270A6 में क्या दिया हुआ है, 270A6 में ये दिया हुआ है कि कौन से केसेस अंडर रिपोर्टिंग नहीं माने जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि कोई भी एडिशन इसमें फॉल नहीं करता है, मतलब ये सब अंडर रिपोर्टिंग से हुआ जो हुआ है। ठीक है, और बोला है अंडर रिपोर्टिंग इज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ मिस रिपोर्टिंग। अगर मिस रिपोर्टिंग नहीं है तो 50% पेनाल्टी, अगर मिस रिपोर्टिंग बोलता तो कितनी लगती 200% लगती। ये बोल रहा है मिस रिपोर्टिंग पे नहीं है तो 50%। ठीक है, यहाँ पर 22 क्वेश्चन भी हो गया। 23 क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी डिक्लेयर टोटल इनकम ऑफ 2100 करोड़। ठीक है, उसने क्या किया, बिफोर मेकिंग प्राइमरी एडजस्टमेंट इफ रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ट्रांजेक्शन, उसने एक अपनी यूएस कंपनी है जिससे लोन लिया, जिसको लोन दिया है, नहीं यूएस कंपनी ने इसको लोन दिया है 350 यूरोस का, 350 करोड़ यूरोस का 9% पे। सेम लोन का इंटरेस्ट 7% है, कहीं पे दिखा है हाँ। एल्प्स लिमिटेड हैज आल्सो एडवांस सिमिलर लोन टू अनदर इंडियन कंपनी 7%। मतलब जो बाहर कंपनी है इसको इसने 9% पे दिया है, और सेम इंडियन कंपनी को 7% पे दिया है। मतलब 2% का यहाँ पे घपला है, 2% का प्राइमरी एडजस्टमेंट आएगा। प्लस अब अपने को देखना है कि ये दोनों यही है कि नहीं। तो देखो 350 यूरो करोड़ कितना, एक यूरो का कितना होता है 88। तो इनने 30,800 करोड़ का लोन दिया है।
30,800 करोड़ का लोन दिया है और टोटल एसेट कितने हैं? टोटल एसेट है 60,000 करोड़। टोटल एसेट है 60,000 करोड़, 30,800 करोड़ का इसने लोन दिया है। कितना? जिसको बेटा समझ में नहीं आ रहा है उसको रिकॉर्डेड देख लेना आके, पर समझ में आ जाएगा, आई गारंटी। 30,800 करोड़ का इसने लोन दिया है और 60,000 करोड़ के एसेट्स है। ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया? 51.33%। मतलब 51% से ऊपर लोन एडवांस कर दिया, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? ए ही हो जाएंगे। और ए के बीच में अगर मतलब 9% पे अगर ट्रांजेक्शन हुआ है, ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हुआ है क्योंकि आर्म्स लेंथ प्राइस 7% है, तो 2% का घपला है, तो लोन पे 2% का निकाल लो रेट। देखो आंसर देखो यहाँ पे, ठीक है, तो 2% घपला है कितना? 30,800 के लोन पे, 30,800 करोड़ के लोन पे 2% का घपला, 616 करोड़ का घपला। तो ये इनकम प्राइमरी एडजस्टमेंट ऐड हो जाएगा काय में? 2100 करोड़ में। ठीक है, अब क्या ऑप्शन है? अब क्या ऑप्शन है इनके पास? या तो ये जो 616 करोड़ है ये सुओ मोटो एडजस्टमेंट किया है इनने, तो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, 90 डेज ऑफ द फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग को रिपेट्रिएट कर लो, इंडिया में रिपेट्रिएट कर लो 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, अगर नहीं किया, अगर नहीं किया तो आपको रेट लग जाएगा कितना? लिबोर का जो रेट है 6 मंथ्स लिबोर प्लस 3%, 6 मंथ्स लिबोर प्लस 3% पे आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। 6 मंथ्स लिबोर प्लस 3% पे आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो? आप एडिशनल टैक्स पे कर सकते हो। कितने पे? 18 प्लस 12 प्लस 4, देखो यहाँ पे लिखा है 18 प्लस 12 प्लस 4 पे आप एडिशनल टैक्स पे कर सकते हो इस पे। ठीक है, 18% टैक्स, 12% सरचार्ज एंड 4% सेस। या तो इस पर टैक्स पे कर दो या तो मनी रिपेट्रिएट कर लो। अब सर रिपेट्रिएट कब तक करना है? जब प्राइमरी एडजस्टमेंट सुओ मोटो होता है, जब प्राइमरी एडजस्टमेंट सुओ मोटो होता है उस केस में 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ आरओआई में रिपेट्रिएट करना पड़ता है। राइट राइट। जिसको बेटा पसंद आ रहा होगा लाइक करके जाना ना, लाइक के बिना गए तो बेटा बहुत मार पड़ेगी। ठीक है, लाइक के बिना जाना नहीं बेटा, बहुत एनर्जी लगा रहा हूँ मैं। बस इतने लोग को पसंद आया? सिर्फ 3, 3, 6, 2, 7, 8, 8 लोगों को पसंद आया सिर्फ? सर आपको हेड भी डेडिकेट कर दिया, क्या बात है, हेड भी डेडिकेट कर दिया, थैंक यू थैंक यू। एनालाइज द टैक्स कॉन्सिक्वेंस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर यू ग्रांट अ नॉन रेजिडेंट फॉर ए बाय 2122 in respect of fees for technical services received from Himalaya Limited, an Indian company, in pursuance of an agreement approved by central government. If India has no DAA, India has DAA which provides of such FTS 8% और DAA में 15% लिखा है। Assume that Mr. Hugh Grant is a resident of country X and he has no fixed place of profession in India and the technical services are utilized by Himalaya Limited for its business in India. Himalaya Limited जो है उसको वो क्या कर रही है? वो जो FTS है उसको इंडिया में बिजनेस के लिए यूज कर रही है, मतलब ये डीम टू ऑक्टोराइज इन इंडिया होगा। तो इंडिया पे कितने टैक्सेबल होता है ये? सेक्शन 9 के हिसाब से 10% पे। इंडिया में कैसे टैक्सेबल होता है? 10% पे। ठीक है, ऑल्सो एग्जामिन वेदर मिस्टर यू ग्रांट वुड बी एग्जाम फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इफ टीडीएस हैज बीन फुली डिडक्टेड। अगर इसका टीडीएस फुली डिडक्ट हुआ तो क्या इसको रिटर्न फाइलिंग से एग्जाम्पशन मिलेगा, वो देखना है आपने को। ठीक है, ग्रेट एफर्ट्स बाय यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, 1 घंटे में करा रहा हूँ बेटा मैं, मतलब अभी बस 7 मिनट बचे, 7 मिनट में हो जाएगा आपका। तो देखो एफटीएस जो होता है वो कितने पे होता है? इनका पी नहीं है इंडिया में, इनका पी नहीं है इंडिया में, तो एफटीएस कितने पे टैक्स होगा? 10% पे। देखो 24th। और अगर उसका पी होता तो क्या होता, वो भी पूछा इसमें। तो पूरा सेक्शन 9 पूछ लिया इसमें बेटा, 24th क्वेश्चन। देखो पूरा सेक्शन 9 पूछ लिया है। अगर सेक्शन 9 में क्या होता है कि एफटीएस टैक्सेबल होता है 10% पे इंडिया में। ठीक है, अगर एनआर की सर्विस, एनआर ने इंडिया में वो सर्विस को, उस एफटीएस को, उस एफटीएस से जो सर्विस लिया है उसको उसने यूटिलाइज किया है फॉर बिजनेस इन इंडिया। तो हिमालय लिमिटेड ने क्या किया है? उस टेक्निकल सर्विसेज को बिजनेस में यूज किया है। कहां पे? इंडिया में। मतलब क्या होगा? वो डीम टू ऑक्टोराइज इन इंडिया होगा। अब देखो तीनों केस है। अब फर्स्ट केस में बोल रहा है अगर कोई डीटीडब्ल्यू नहीं है, अगर कोई डीटीडब्ल्यू नहीं है तो 10% रेट लग जाएगा सेक्शन 9 से। सिंपल सिंपल 115A, सॉरी सेक्शन 9 में वो डीम टू ऑक्टोराइज इन इंडिया हो जाएगा और 115A के हिसाब से 10% लग जाएगा।
अब अगर DAA है और रेट उसमें 8% दिया है, तो विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी शैल अप्लाई, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू एसएससी शैल अप्लाई। तो 8% और 10% में क्या बेनिफिशियल है? 8% सर, तो 8% अप्लाई हो जाएगा। थर्ड केस में अगर DAA है और उसमें 15% दिया है, DAA है और उसमें 15% दिया है, तो इसमें भी वही होगा, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल शैल अप्लाई, तो इसमें 10% वाला अप्लाई हो जाएगा, 115 लग जाएगा उसको। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आगे आखिरी में दिया है कि अगर उसका पी होता तो क्या लगता, अगर पी होता बेटा तो 44 DA लग जाता, अगर पी होता तो 44 DA लग जाता। उस केस में नॉर्मल प्रोविजंस पे टैक्सेबल होता है इंडिया में, और कोई सब एक्सपेंसिव डिडक्शन मिलता है। इस केस में कोई भी एक्सपेंसिव डिडक्शन नहीं मिलता उसको, ठीक है। और इस केस में अगर टीडीएस पूरा कट गया है तो उसको रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता, ठीक है। 24th क्वेश्चन भी हो गया। 25th क्वेश्चन बोलता है आखिरी में, क्या पूछ रहा है? 25th क्वेश्चन बताया तो आपको साइबर कैफे के बारे में, सर्वे के बारे में। ये बोल रहा है सर्वे में कि एक साइबर कैफे, एकदम एकदम प्लेन क्वेश्चन, आपको बार बार क्यों आपने, साइबर कैफे है जिसमें उसका टाइमिंग 2 PM से 2 AM तक के, मतलब 2 बजे दोपहर से 2 बजे रात तक, ये टाइमिंग है। तो एसएससी 12 बजे अगर रात को घुस रहा है तो घुस सकता है क्या? यस सर, घुस सकता है, ठीक है। दूसरी बात, क्या वो बुक्स एम्पाउंड कर सकता है? एम्पाउंड कर सकता है। कितने दिन का एम्पाउंड कर सकता है सर? 15 दिन का एम्पाउंड कर सकता है। 15 दिन से ज्यादा किया तो उसको परमिशन लेनी पड़ती, किससे? पीसीसीआईटी, सीसीआईटी, पीडीजीआईटी, टीजीआईटी, पीसीआईटी, सीआईटी और पीडीआईटी, डीआईटी। तो ये सब याद कर लेना। जो कि इसमें क्वेश्चन में ना सिर्फ 12 दिन रखा है इनने, जो मतलब जो अथॉरिटी सर्वे करने गई थी उसने सिर्फ 12 दिन तक रखा है, तो उस केस में अप्रूवल हायर अथॉरिटीज का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर्वे कर सकता है और किसी भी टाइम पे कर सकता है, मतलब बिजनेस आवर्स में कोई भी टाइम पे घुस सकता है। अब बिजनेस आवर्स 2 बजे से 2 बजे तक के हैं रात तक, तो रात को 11 बजे भी वो घुस रहा है वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम प्लेन है, आपने बहुत बार किया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे 25वां क्वेश्चन भी हो गया आपका। एक क्वेश्चन बचा 16वां। अब 16 क्वेश्चन में ना बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया है, देखो दिखा देता हूँ आपको। 16 नहीं, 18वां क्वेश्चन बचा है, 18th क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन 18 बता दो, हाँ बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन 18 इस बार के जुडिशियल अपडेट पे है। एससीसीएल है, वो क्या कर रही है ना, वो एक एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट के अंडर उसने सॉफ्टवेयर लिया है बाहर से, उन्हें एंड यूजर लाइसेंस लिया है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट पे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, इसमें ना सब उसने पूरा बड़ा सा क्वेश्चन बना के दे दिया, DAA भी लिख के दे दिया। इस केस में क्या होता है, ये ना नए केस लॉ पे है, उसमें क्या बोला गया है देखो, एक मिनट, उसमें क्या बोला गया बता देता हूँ आपको, मैं आंसर दिखा देता हूँ सीधे। 18 क्वेश्चन का जुडिशियल अपडेट देख लेना आप, ये नया नया केस लॉ पे है। 18, हाँ 18 है ना, हाँ 18 है, ये जुडिशियल अपडेट पे बेस्ड है 18 क्वेश्चन। एटीन क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेसिकली, ये एपेक्स कोर्ट इन इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, अभी 2021 का केस है, ये जुडिशियल अपडेट में है। तो इसमें क्या बोलता है कि जब कोई सॉफ्टवेयर ट्रांसफर होता है, अगर कोई सॉफ्टवेयर ट्रांसफर होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उसको रॉयल्टी नहीं माना जाता है। अगर कोई चीज ट्रांसफर हो रही है तो उस केस में उसको रॉयल्टी नहीं माना जाता, ये बोल रहा है। तो एक बार अपन क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेते हैं। द इशू ऑफ वेदर द अमाउंट पेड बाय रेसिडेंट इंडियन टू एंड यूजर, resident Indian end user to non-resident computer software supplier for use of computer software can be treated as royalty came up before the apex court in engineering analysis center excellence private limited versus CIT, ठीक है। 2021 केस है, ये देख के जाना, जुडिशियल अपडेट में है आपके। The apex court observed that as per definition given by explanation 2.5 of section 916 of the income tax act, royalty means consideration जिसमें ट्रांसफर को कंसिडरेशन माना गया है, ठीक है, ये लिखा है पूरे इसमें, ट्रांसफर को भी रॉयल्टी माना गया है। एज पर द मीनिंग ऑफ असाइंड इन DAA विद सिंगापुर, तो ये केस में क्या बोला है, सिंगापुर का जो DAA है अपने साथ, उसमें रॉयल्टी में पेमेंट ऑफ एनी काइंड रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर द यूज ऑफ और द राइट टू यूज एनी कॉपीराइट ऑफ लिटरेरी आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्ड। The apex court observed that where computer software is purchased directly by an end user resident in India from foreign non-resident supplier or manufacturer, the end user license agreement does not create any interest or right to such end user। मतलब अगर किसी ने सॉफ्टवेयर खरीदा है तो उसके हाथ में कोई इंटरेस्ट या राइट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसको लाइसेंस को कॉर्पोरेट एक्ट के टर्म में लाइसेंस नहीं बोलेंगे,
ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, वो उसने बेच दिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द राइट टू रिप्रोड्यूस एंड द राइट टू यूज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। Whereas the former would amount to parting with a copyright by the owner thereof, the latter would not. Under the non-exclusive license, the end user only receives a right to use the software and nothing more. Accordingly, the Apex Court held that the amount paid by resident Indian end user to NR or supplier as consideration for use of computer software is not royalty for the use of copyright. और जो सिंगापुर का DDAA है, तो जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो अप्लाई होगा। The taxability of payment would be determined as per meaning of royalty assigned under DAA. तो सेक्शन 9 क्या बोलता है कि ये रॉयल्टी नहीं है। ठीक है, एपेक्स कोर्ट ने बोला ये रॉयल्टी नहीं है, पर DAA क्या बोलता है कि रॉयल्टी है, और जो बेनिफिशियल ज्यादा है वो अप्लाई होगा। Applying the legislation of the above decision to the facts of this case, the consideration paid by SCCL to KL for use of software as per terms of ULA is not royalty as per the meaning assigned to DAA, since it does not create any interest or right to SCCL, which would amount to use of or right to use of copyright. Accordingly, the same does not give rise to any income chargeable tax in India, since the provision of DAA are more beneficial. The same would apply in the case on hand. Hence, the tax deduction of source under section 195 would not be attracted in this case. मतलब क्या बोल रहा है वो कि DAA ज्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए वो अप्लाई होगा। तो ये केस है इस बार का जुडिशियल अपडेट में है, देख के जाना, वो समझेगा नहीं जब तक तो नहीं समझेगा ये, तो वो केस पूरा आपको समझना पड़ेगा बैठ के एक बार। उसमें 4 केस दिए हैं, वो चीज समझ लेना, वो मैं भी समझा नहीं सकता यहाँ पे, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, बस दैट्स इट। ये क्वेश्चन पढ़ के जाना 18th वाला, और 18th वाले के लिए केस देख के जाना इस बार का जुडिशियल अपडेट में। अब मुझे बताओ जल्दी से पसंद आया कि नहीं, और पसंद आएंगे एफर्ट्स तो यार लाइक ठोक दे जल्दी से। बहुत एनर्जी से पढ़ाया हूँ, 1 घंटे में कोई कवर नहीं कर सकता इसको, मतलब आई डोंट बिलीव कोई कवर करा दे आपको 1 घंटे में। सुपर फास्ट रिवीजन हो गया एकदम। लाइक ठोक दो एक बार, अगले 2 मिनट बता दो कैसा लगा। ऑलमोस्ट 1 घंटे में अपन ने कवर कर लिया इसको, 1 घंटे 15 मिनट। थक गया। थैंक यू सर, थैंक यू। लाइक ठोक दो, बस लाइक ठोक दो, बता दो कैसा लगा, बस फिर जाऊंगा पानी पीऊंगा। एनर्जी, थैंक यू। ठीक है, ऐसी 2 मैराथन करा रहा हूं मैं। एक तो इंटरनेशनल टैक्सेशन का 13 दिसंबर को 5 घंटे में 13 दिसंबर को पूरा इंटरनेशनल कर रहे हैं अपन। 13 दिसंबर को क्यों सर? जिस दिन आप कॉस्टिंग से आओगे उस दिन, जिस दिन आप इलेक्टिव से आओगे उस दिन अपन 5 घंटे में पूरा इनकम टैक्स करने वाले हैं, पूरा मतलब 70% इनकम टैक्स करने वाले हैं। ठीक है, तो अपन मोटा मोटा 70-80 मार्क्स का कवर कर लेंगे 2 दिन में, 5-5 घंटे लगा के, तो उसमें आपको आना ही है। आई डिडंट एक्सपेक्ट आई विल बी कवरिंग आरटीपी बिफोर एग्जाम, यू मेड इट हैपन। थैंक यू राज। प्रियंका बोल रही थैंक यू सर। एमटीपी भी डीटी, एमटीपी करा देता हूँ, 1-1.25 घंटे में एमटीपी भी करा दूंगा ऐसी, अगर आप लोग बोलोगे तो एमटीपी का। ठीक है, चलो जाऊँ, मैं जाऊँ, किसी को कुछ बोलना है कि मैं जाऊँ, बाय बाय बोल दूं? यस सर, प्लीज कंडक्ट फॉर एमटीपी, टेक रेस्ट। यस सर, यस आई विल टेक रेस्ट। यस, केस स्टडी बेस्ड कोड में भी आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। थैंक यू। ओके, इसके अलावा मॉडल टेस्ट कन्वेंशन और जो बेप्स है उसका आपने नहीं किया अभी तक, उसका रिवीजन भी लिया मैंने अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे, और बहुत सारे रिवीजन लिया, अगर आपने नहीं देखे हो जाकर देख लो। ठीक है, चलो जिसको पसंद है लाइक कर देना, और मैं निकल रहा हूँ, क्लास एंड होगी उसके बाद भी लाइक करने का ऑप्शन रहता है शायद, तो लाइक करके जाना। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।